नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम आज कक्षा 10 सामाजिक पाठ 9 में मौर्य वंश की चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने सम्राट अशोक तक कंप्लीट कर लिया था। तो 40 वर्ष मतलब अशोक ने 40 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कहने का मतलब है अशोक का जो शासन काल रहा 40 वर्षों तक रहा। फिर अशोक के बाद 50 वर्षों तक मगध पर कमजोर शासकों का शासन रहा। कहने के बाद है मतलब कहने के हिसाब से ये है कि अशोक के बाद मगध पर कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं बैठा। 50 वर्षों तक कमजोर शासकों का ही शासन रहा। फिर अंत में मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है। देखो, अशोक के बाद अशोक जब सम्राट बना था, फिर अशोक के बाद मगध पर उसका पुत्र कुणाल, तो उसका पुत्र था, फिर कुणाल का पुत्र संप्रति। फिर कहा जाता है कि इसके बाद ऐसे और भी अन्य शासक आए काल क्रम के हिसाब से। छोटा समय था उनका शासन का, इसलिए उनका इतना उल्लेख नहीं मिलता। मगध का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। यानी कहने का मतलब है अशोक के बाद कुणाल, संप्रति और अंतिम सम्राट के रूप में मगध का बृहद्रथ था। यानी कह सकते हैं हम कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। अब बृहद्रथ के बाद इसका ही एक बृहद्रथ का एक मंत्री था, यानी सेनापति था। उसने बृहद्रथ की बृहद्रथ का वध करके उस पे अलग साम्राज्य की स्थापना वो करता है, जिसका नाम पुष्यमित्र, मतलब बृहद्रथ का ही सेनापति था, जिसका नाम है पुष्यमित्र, ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। कहने का मतलब अशोक हमने पढ़ा कि अशोक के बाद 50 वर्षों तक कोई शक्तिशाली शासक न बैठने के कारण अंत में मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। और उसकी जगह कौन सा वंश शासन करता है मगध पे? शुंग वंश। अरे शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? हम जो अगला हमारा मौर्य वंश के बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा शुंग वंश ही रहेगा। तो इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र, जो बृहद्रथ का सेनापति था। उसने बृहद्रथ की यानी अंतिम सम्राट था मगध का मौर्य वंश का, उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना वह करता है। तो इस तरह मौर्य वंश की समाप्ति होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मौर्य वंश का प्रशासन, यानी मौर्य वंश ने किस तरह शासन किया, उसकी क्या नीतियां थी, उसका जो प्रशासनिक जो ढांचा था वो किस तरह विभक्त था, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा मौर्य प्रशासन। जो मौर्य प्रशासन है उसका हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। मौर्य प्रशासन, तो मौर्य प्रशासन में सबसे पहले तो इसकी विशेषता का हम अध्ययन करते हैं। विशेषता ऐसे सुन लो आप। विशेषता में कहने का मतलब है
कि जो मौर्य वंश में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी। और केंद्रीकृत जो प्रशासन व्यवस्था का प्रारंभ कहा जाता है कि भारत में मौर्य प्रशासन द्वारा ही किया गया था। अब इसमें मैं लिख लूं ताकि आप अगर पूछा जाए कि मौर्य प्रशासन की विशेषता मौर्य प्रशासन की विशेषताओं में हम पढ़ सकते हैं कि मौर्य प्रशासन की विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन में केंद्रीय व्यवस्था थी। मतलब कौन सी व्यवस्था थी? केंद्रीय व्यवस्था। केंद्रीय व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि सत्ता की समस्त शक्ति राजा में केंद्रित होती। केंद्रीय व्यवस्था का तात्पर्य कि समस्त शक्तियां राजा में केंद्रित होती थी। यानी मौर्य प्रशासन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी? केंद्रीय। और केंद्रीय व्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है कि केंद्रीय व्यवस्था में समस्त शक्ति किसमें नहीं निहित थी या किसमें थी? राजा में थी। राजा कहने का मतलब है अगर शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास हो उसको केंद्रीय व्यवस्था कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि केंद्रीय व्यवस्था होने से राजा निरंकुश हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, वो शक्तियों का कैसे भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन मौर्य प्रशासन की एक व्यवस्था ये भी थी, एक विशेषता ये भी थी कि वो वहां का राजा निरंकुश नहीं था। राजा निरंकुश नहीं था। कह सकते हैं कि एक व्यक्ति में जो शक्तियां केंद्रित थी होने के बावजूद भी वहां का राजा निरंकुश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि राजा उन शक्तियों को समस्त शक्तियों मतलब केंद्रीय व्यवस्था का तात्पर्य की समस्त शक्तियों समस्त शक्तियां राजा में केंद्रित होती थी। राजा निरंकुश नहीं था क्योंकि राजा उन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता था। कहने का मतलब है कि राजा निरंकुश नहीं होने के पीछे एक कारण है क्योंकि राजा अपने मनमानी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जो भी शक्तियों का प्रयोग करता था उसने एक मंत्री परिषद का निर्माण किया था और उस मंत्री परिषद की सलाह पर ही वो कार्य करता था, यानी उसको वो सलाह देते थे। अब इसमें कहने का मतलब है मंत्री परिषद में कौन होते थे? मंत्री होते थे। मंत्रियों का चयन यानी उनका चुनाव एक निरीक्षण पद्धति थी जिसको उपदा परीक्षण कहते थे। मतलब मंत्री परिषद में मंत्रियों का चयन उपदा परीक्षण से होता था, जिससे होता था। अब उपदा परीक्षण में क्या होता था कि इस परीक्षण में मंत्रियों के चरित्र व योग्यता योग्यताओं की
एक तो देखो उपदा परिषद में क्या किया जाता था कि एक तो चरित्र, जो मंत्री परिषद में शामिल होगा उसके चरित्र और वो योग्यताओं की जांच की जाती थी, जांच की जाती थी। अब समझने का प्रयास करो कि हमने ये मौर्य प्रशासन की विशेषता लिखी। मौर्य प्रशासन कैसा था? केंद्रीय व्यवस्था वाला था। केंद्रीय व्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? समस्त शक्तियां राजा में केंद्रित होती थी, यानी एक ही जगह एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां निहित होती थी। फिर राजा वहां का निरंकुश नहीं होता था। कहने का मतलब है ये यहाँ इसलिए आया कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास शक्तियां केंद्रित है तो वो निरंकुश बन सकता है, यानी उस पर किसी का अंकुश नहीं होता। वो होता है जो अपने मनमानी से कोई भी कार्य कर सकता था। लेकिन इतनी शक्तियां उसके होने के बाद भी मगध का राजा निरंकुश नहीं था, क्योंकि वो जो भी शक्तियों का प्रयोग करता था वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता था। किस पे करता था? मंत्री परिषद की सलाह पे करता था। और मंत्री परिषद में मंत्रियों का चयन एक परीक्षण है जिसको कहते हैं उपदा परीक्षण से होता था। और उपदा परीक्षण में क्या किया जाता था कि उसमें मंत्री जिसको हम चुनाव कर रहे हैं चरित्र और योग्यताओं का जांच हम करते थे। इसी को हम कहते थे उपदा परीक्षण। परीक्षा में पूछा जा सकता है उपदा परीक्षण क्या है? उपदा परीक्षण का तात्पर्य होता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों के चयन हेतु उनके चरित्र और योग्यताओं की जांच करना ही क्या है? उपदा परीक्षण होता है। ये तो मौर्य प्रशासन की विशेषता थी। अब हम मौर्य प्रशासन को समझने के लिए एक चार्ट में यहाँ बनाऊंगा, उसको आप ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम मौर्य प्रशासन को समझने के लिए एक चार्ट बनाएंगे। जो मौर्य प्रशासन था, अभी हमने केंद्रीय प्रशासन की चर्चा की। एक तो है केंद्रीय प्रशासन, एक है प्रांत प्रशासन। अगली बात करें नगरीय प्रशासन, और आगे बात करें सेना प्रशासन या सैन्य प्रशासन, और लास्ट में अगर हम बात करें न्याय प्रशासन। देखो मौर्य प्रशासन को हमने यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया, यानी इसका 5 भागों में हमने चार्ट बना दिया। सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद प्रांतीय प्रशासन की चर्चा करेंगे, और फिर नगरीय प्रशासन की, और फिर केंद्रीय मतलब सैन्य प्रशासन की, और फिर न्याय प्रशासन की। तो मौर्य प्रशासन में हम सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की चर्चा करते हैं। जो केंद्रीय प्रशासन था, जिस तरह आज इनको अगर हम तुलना करें तो आज का जो हमारा प्रशासन है, हमारा प्रशासन तो 2 भागों में बटा हुआ है, केंद्रीय प्रशासन और राज्य प्रशासन। तो ये व्यवस्था तो मौर्य प्रशासन में भी देखने को मिल रही है कि केंद्रीय प्रशासन वहां भी था और प्रांतीय प्रशासन वहां भी था। और आज वर्तमान में देखिए हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी होती है और प्रांत का मतलब राज्य सरकार भी होती है। लेकिन हम इन दोनों प्रशासन को मौर्य प्रशासन के अनुसार पढ़ेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत करते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में कहा जाता है कि केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग थे। आज भी होते हैं, जैसे बहुत से कृषि विभाग होता है, वाणिज्य विभाग होता है, उद्योग विभाग होता है, रक्षा विभाग होता है, ऐसे बहुत सारे आज भी विभाग है। लेकिन उस समय इसमें केंद्रीय प्रशासन यानी मौर्य प्रशासन में 18 विभाग थे, जिन्हें तीर्थ बोलते थे, यानी विभाग को आज हम विभाग ही बोलते हैं। तो उस समय विभाग को क्या बोलते थे? तीर्थ। 18 विभाग थे जिन्हें तीर्थ कहते थे। क्या कहते थे? तीर्थ। तो 18 तीर्थ थे।
कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ थे, और प्रत्येक तीर्थ में एक प्रमुख अधिकारी होता था जिसको क्या कहते थे? महामातृ। प्रत्येक तीर्थ के अधिकारी, यानी जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, अधिकारी को महामात्र कहते थे। ये हमने पहले भी पढ़ा था, महामात्र। तो 18 विभाग थे, इन विभागों को क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। अब प्रत्येक तीर्थ के अधिकारी को क्या कहते थे? महामात्र कहते थे। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं कि उस समय महत्वपूर्ण तीर्थ कौन कौन से थे? तो महत्वपूर्ण तीर्थ में कौन आता था? एक तो मंत्री आता था, एक पुरोहित आता था तीर्थों में, यानी उस समय जो महत्वपूर्ण तीर्थ माने जाते थे, एक तो मंत्री, एक पुरोहित, एक होता था सेनापति और एक होता था राजकुमार, या युवराज भी कह सकते हैं। राजकुमार यानी जो राजा का पुत्र होता था, राजकुमार, या फिर इसको हम युवराज भी बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण, यानी मौर्य प्रशासन में उस समय महत्वपूर्ण तीर्थ कौन से थे? मतलब महत्वपूर्ण तीर्थों के कौन कौन से पद थे? एक तो मंत्री था, एक पुरोहित था, एक सेनापति था, और एक राजकुमार या युवराज था। तो ये हमने मौर्य प्रशासन के महत्वपूर्ण तीर्थों की बात की। अब हम कुछ कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में 29 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, यानी इसमें 29 विभाग थे केंद्रीय प्रशासन में। तो 18 तो तीर्थ थे और विभाग कितने थे? 29 विभागाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्ष, यानी 29 विभाग थे, और उनके विभाग थे उनमें एक अधिकारी होता था, उसको विभागाध्यक्ष बोलते थे। तो उनका मिलता है। तो यहाँ हम प्रमुख विभागाध्यक्षों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़ते हैं, क्या लिखता हूँ? प्रमुख। आपकी किताब के अनुसार, आपकी किताब में जो विभागाध्यक्षों का दिया गया है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रमुख विभागाध्यक्ष, यानी कोई निश्चित विभाग होता था, उसका अध्यक्ष होता था, और उसका क्या क्या कार्य होता था, उनकी चर्चा हम करेंगे। विभागाध्यक्ष, तो ये प्रमुख विभागाध्यक्ष में हम चर्चा करें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समाहर्ता। ये एक विभाग था जिसका मुख्य विभागाध्यक्ष था। अब समाहर्ता का क्या कार्य होता था? ये बजट निर्माण, आय लेखा जोखा, देखो आय लेखा जोखा, बजट का निर्माण करना, ये समाहर्ता के कार्य थे। अब कह सकते हैं आज के संदर्भ में अगर आज इसकी तुलना करें तो ये कार्य आज हमारे केंद्र सरकार में वित्त मंत्री द्वारा देखे जाते हैं। हम कह सकते हैं कि मौर्य शासन काल में जो समाहर्ता था वो एक प्रकार से क्या था? वित्त मंत्री था। तो बजट निर्माण, आय लेखा जोखा, ये कौन करता था? समाहर्ता करता था। कौन करता था? समाहर्ता करता था। एक और कार्य था इसका, राजस्व एकत्रित। तो ये तीन कार्य, एक तो बजट का निर्माण, आय व्यय का लेखा जोखा और राजस्व एकत्रित। फिर दूसरे प्रमुख विभागाध्यक्ष की हम बात करें तो फिर आता है सन्निधाता।
संनिधाता। अभी संनिधाता क्या होता था कि ये अपने साम्राज्य के अंतर्गत कुछ विभाग मतलब कुछ राहत कार्य करता था, जैसे यहाँ अन्नागार यानी अन्नागार का मतलब है अन्न भंडार, उनकी स्थापना अन्नागार व मुद्रा कोष की स्थापना करना। कहने का मतलब है मौर्य साम्राज्य में जब भी अन्नागार और मुद्रा कोषों की आवश्यकता पड़ती थी, कौन करता था? संनिधाता करता था। कौन करता था? संनिधाता करता था। ये मुद्रा कोष की जगह हम कोष ग्रह भी कर सकते हैं, या कोष ग्रह कर दो आप, कोष ग्रह। यानी अन्नागार और कोष ग्रह की स्थापना कौन करता था? किसकी जिम्मेदारी थी? संनिधाता पर। और भी उल्लेख मिलता है, जैसे सीताध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष किससे संबंधित था? कृषि कार्य, यानी कृषि से संबंधित जिम्मेदारी किसकी थी? सीताध्यक्ष की। इसका नाम सीता इसलिए पड़ा कि सीता जो थी वो भूमि से ही निकली थी, और कृषि का संबंध किससे होता है? भूमि से होता है, इसलिए इसको सीता अध्यक्ष कहते थे। फिर एक और आता है, मतलब एक और विभागाध्यक्ष आता है जिसका नाम है लूनाध्यक्ष किसका अधिकारी था? बूचड़ खाने का। अब बूचड़खाना क्या होता है? जहाँ पर पशुओं का वध किया जाता है उसको बूचड़खाना कहते थे। तो कहाँ पर कितने बूचड़खाने होंगे, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, वो किसकी अधिकारी थी? यानी ये काम किसकी देख रेख में होता था? लूना अध्यक्ष की में। एक है लक्षणाध्यक्ष। जो लक्षणाध्यक्ष था वो क्या होता था? मुद्रा बनाने के कार्य मतलब मुद्रा बनाने के जो कारखाने होते थे उनकी स्थापना लक्षणाध्यक्ष ही करता था। तो यहाँ कह सकते हैं हम मुद्रा अध्यक्ष में हम कह सकते हैं मुद्रा जारी करने वाला, मुद्रा जारी करना। तो मुद्रा जारी यानी कहाँ कौन सा पैसा जारी करना है, कौन सी मुद्रा जारी करना है, तो ये लक्षणाध्यक्ष इस कार्य को देखता था। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम इसमें चर्चा करते हैं। एक और अध्यक्ष आता है, यहाँ लिखता हूँ, ये हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे हैं। इसमें आगे और बात आती है विविधताध्यक्ष। ये होता था चारागाह। जो चारागाह भूमि होती थी उसके लेखा जोखा इसके पास होता था। एक होता था आठवीं, क्या लिखता हूं? आठवीं। ये वन विभाग का प्रमुख होता था। वन विभाग यानी वन विभाग। देखो आठवीं कौन सा काम देखता था? वन विभाग का काम देखता था। अब इसमें ही आगे हम बढ़ते हैं। एक और आता है जिसका नाम है सूत्राध्यक्ष। लास्ट में ये यहाँ आ जाएगा सूत्राध्यक्ष। तो सूत्राध्यक्ष क्या देखता था? कताई और बुनाई का कार्य, मतलब कताई बुनाई का कार्य देखता था। कताई बुनाई का कार्य। अब देखो यहाँ हमने केंद्रीय प्रशासन की पूरी चर्चा कर ली है, तो केंद्रीय प्रशासन को दोबारा रिपीट करते हैं। केंद्रीय प्रशासन 18 विभाग थे। 18 विभागों को क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग का जो अधिकारी होता था उसे महामात्र या महामात्रा कहते थे। और हमने पढ़ा कि उस समय महत्वपूर्ण तीर्थ कौन थे? उनमें 4 व्यक्ति शामिल थे। एक तो मंत्री, एक पुरोहित, एक सेनापति, एक राजकुमार या युवराज। फिर आगे शास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख है? 29 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है।
जिसमें से हमने कुछ को यहाँ पढ़ा है जो आपके किताब में दे रखा है। ये रहा प्रमुख विभागाध्यक्ष। तो प्रमुख विभागाध्यक्ष में समाहर्ता पढ़ा, जिसका कार्य था बजट निर्माण करवाना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, इधर से राजस्व एकत्रित करना, ये सब काम उसका था, यानी कह सकते एक प्रकार से वित्त मंत्री था। अब ये संविदाता था, अन्नागार और कोष गृह का निर्माण ये करवाता था। फिर सीता अध्यक्ष कृषि कार्य की देखरेख इसी के अंतर्गत होती थी। फिर आता है लूना अध्यक्ष, ये बूचड़खाना, मैंने बताया पशुओं का वध करने का स्थान, यहाँ लिख देता हूं, पशुओं का वध करने का स्थान, इसे क्या कहते हैं, बूचड़खाना कहते हैं। फिर आता है लक्षणा अध्यक्ष, वो होता है मुद्रा जारी करने का कार्य लक्षणा अध्यक्ष का होता है। फिर हमने पढ़ा विविधता अध्यक्ष, चारागाह भूमि की जो भी रक्षा करनी है या देखरेख करनी है, ये विविधता अध्यक्ष करता होता है। फिर 8वीं का आता है, 8वीं में यार देखो ढंग से देखना, ये है वन विभाग, यानी वन विभाग का कार्य कौन देखता था, 8वीं देखता था। फिर आता है सूत्रा अध्यक्ष, ये कतार बुनाई का कार्य करता था। ये था केंद्रीय प्रशासन। अब केंद्रीय प्रशासन के बाद हम प्रांतीय प्रशासन की चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय शासन, क्योंकि हमने केंद्रीय शासन को कंप्लीट कर लिया है। अब प्रांतीय प्रशासन की हम चर्चा करते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन, जिस तरह आज हमारे भारत में 29 राज्य हैं, उस समय मौर्य प्रशासन यानी मौर्य शासन के दौरान 5 प्रांत थे, यानी पूरा मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था। आज तो 29 है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। उस समय यहाँ लिखता हूं, मौर्य प्रशासन में कुल 5 प्रांत थे। अब ये 5 प्रांत कौन कौन से थे, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो पहले तो हमें 5 प्रांत 1, 2, 3, 4 और 5 प्रांतों की चर्चा करते हैं। तो पहला प्रांत था उत्तरापद, ये दिशा के हिसाब से बने हुए थे, उत्तरापद। फिर उत्तरापद के बाद जो अगला था अवंती राष्ट्र। फिर तीसरा था कलिंग, हमने कलिंग आक्रमण में पढ़ा था, कलिंग। फिर कलिंग के बाद अगला प्रांत था वो था दक्षिणापद। फिर दक्षिणापद के बाद हम चर्चा करते हैं मध्य देश। तो ये मौर्य साम्राज्य कितने विभागों में मतलब कितने प्रांतों में विभक्त था, कितने प्रांतों में बटा हुआ था, 5 प्रांत है, जिनके नाम है उत्तरापद, और जिसकी राजधानी यानी उत्तरापद की जो राजधानी थी, ऐसे अवंती सबकी राजधानी थी। तो इस उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। शिला यानी ये तो थे प्रांत, अब ये है उनकी राजधानी है। यहाँ जो नीचे लिखूंगा राजधानी, उत्तरापद की राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, यानी जिसको आज वर्तमान में उज्जैन बोलते हैं। कलिंग की हमने पढ़ी थी कि 2 राजधानियां थी, लेकिन कलिंग की उस समय एक ही राजधानी थी, यानी आक्रमण से पहले 2 ली थी। उसके बाद यहाँ पे सम्राट अशोक ने कौन सी राजधानी स्थापित की थी, तोसाली। फिर दक्षिणापद की जो राजधानी थी उसको हम दक्षिणापद की जो राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी। कौन सी थी, सुवर्णगिरी। और जो मध्य देश था उसकी पाटलिपुत्र, जिसको आज वर्तमान में पटना बोलते हैं। तो ऐसे मौर्य प्रशासन में प्रांतीय व्यवस्था कुल 5 प्रांतों में बटी हुई थी। उत्तरापद, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापद, मध्य देश।
और ये वहाँ मतलब इनकी कौन कौन सी राजधानियां थी, ये नीचे मैंने राजधानियां लिख ली। देखो यहाँ ये तो है प्रांत और ये है राजधानी, ये तो प्रांत और राजधानी। ठीक है, ये तो प्रांत। और अब यहाँ पर प्रांत 5 प्रांत थे, तो 5 प्रांतों में कौन कौन शासन करता था, तो यहाँ लिखता हूं मैं नोट लगा के। मतलब यहाँ प्रांतीय व्यवस्था को देखने के लिए एक अधिकारी होता था, जो कौन होता था, प्रांतीय व्यवस्था को कौन देखता था, कोई राजवंशी, जैसे राजकुमार ही देखता था। राजकुमार को या आर्यपुत्र यानी राजकुमार या आर्यपुत्र प्रांतीय व्यवस्था को देखता था। कहने का मतलब है प्रांतीय अधिकारी कौन था, वो राजवंशी, कोई या तो राजकुमार होगा यानी राजा का बेटा, या फिर आर्यपुत्र यानी राजकुमार को उस समय आर्यपुत्र भी कहते थे। कहा जाता है कि सम्राट अशोक जब शासक नहीं बना था मगध का, वो भी किसी न किसी प्रांत का एक शासक था, तो वो अवंती का था। कहाँ का था? अवंती का ही वो आर्यपुत्र या राजकुमार था। तो प्रांतीय व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? राजा का पुत्र ही करता है इन सब में। अब कहने का मतलब है आगे हम बढ़ते हैं कि जो प्रांत थे वो तो प्रांत 5 थे, लेकिन प्रांत के बाद भी ये प्रांत किसमें बटे हुए थे? ये प्रांत बटे हुए थे विश्व में। किसमें बटे हुए थे? विश्व में। तो विश्व क्या होता था? मतलब एक विश्व थे, मतलब प्रांत किसमें बटा हुआ था? विश्व में। और विश्व में कौन अधिकारी होता था विश्व को देखने वाला? ये इसको कहते थे विश्वपति। क्या कहते थे उसको? विश्वपति। यानी प्रांत किसमें बटे हुए थे? विश्व में बटे हुए थे। और विश्व किसमें बटे हुए थे? ये बटे हुए थे जिलों में। और जिले का जो अधिकारी होता था वो होता था स्थानिक। अब स्थानिक किसके अधीन कार्य करता था? ये समाहर्ता, हमने आगे पढ़ा, समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। तो हमने सबसे पहले प्रांत, मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतीय व्यवस्था में देखा, फिर प्रांतों में कौन कौन से प्रांत ये देख लिया, उनकी राजधानी देख ली। फिर प्रांतों का शासन कौन देखता था? राजकुमार या आर्यपुत्र देखता था। फिर प्रांत के बाद जो प्रांत से छोटी इकाई आती है विश्व आती है, और वहाँ विश्व में कौन अधिकारी होता था? विश्वपति होता था। फिर इसके बाद जिला आता था, और जिला के जो अधिकारी होता था उसको स्थानिक बोलते थे, वो समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। फिर एक सबसे लास्ट में, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ लिखता हूं, यानी जिले के नीचे भी मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, मतलब ग्राम, 10 गांवों का समूह, 10 गांवों का समूह। यानी जिले के नीचे भी हम कह सकते हैं 10 गांवों का समूह एक छोटी इकाई हो सकती थी। देखो आज अगर हम कहें तो आज हमारा जो प्रांत है, जैसे राजस्थान है, वह किसमें बटा हुआ है? विश्व में बटा हुआ है, यानी जिलों में। लेकिन यहाँ प्रांत और जिले, इनके बीच में एक विश्व आ रहा है, इसलिए थोड़ा एक स्टेप ज्यादा है। तो कहने का मतलब है प्रांत तो किसमें बट गए? विश्व में। विश्व किसमें बट गए? जिलों में। और जिले किसमें बट गए? गाँव में। और गाँव में कौन प्रशासन की इकाई होती है? वो ग्राम पंचायत होती है। तो उस समय कह सकते हैं कि 10 गांवों का समूह जो जिले से नीचे होता था, उसको उस समय की हम तुलना कर सकते हैं आज से, कि वो ग्राम पंचायत थी। तो 10 गांवों का समूह था, और उसका अधिकारी होता था गोप। कौन होता था?
10 गांवों के समूह की देखरेख या उसका प्रशासन संभालने का काम किसका होता था? गोप का होता था। इसके लिए कहा जाता है कि मौर्य प्रशासन में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ये 10 गांवों का समूह था, जिसका अधिकारी कौन होता था? गोप होता था। तो यहाँ लिखता हूं, यह मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ध्यान रखना, एक बार यहाँ दोबारा विश्व से देखना, प्रांत किसमें बटे हुए थे? विश्व में बटे हुए थे। और विश्व का अधिकारी होता है विश्वपति। और इसके बाद विश्व किसमें बटे हुए थे? जिलों में बटे हुए थे। जिले का जो अधिकारी होता था वो स्थानिक होता था। आज हम कलेक्टर कहते हैं, जिले का जो अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं। तो ये उस समय का हम कह सकते हैं, इसकी तुलना करें तो ये उस समय का स्थानिक क्या था? कलेक्टर था, जो किसके अधीन कार्य करता था? समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। फिर जिले भी किसमें बटे हुए थे? गाँव में बटे हुए थे। और गाँव में 10 गाँवों के समूह का एक छोटी सी इकाई होती थी, जो मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। उसका जो अधिकारी होता था वो गोप होता था। यानी प्रांत, विश्व, जिले और गोप, ये इस तरह वहां का प्रांतीय शासन था, जो हमने एक एक करके पढ़ लिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये दिख नहीं रहा होगा, सबसे छोटी इकाई थी। ये मैं यहाँ छोटी इकाई, शासन की छोटी इकाई दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मौर्य प्रशासन में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? वो थी गोप। यानी वो गोप क्या होता था? 10 गांवों के समूह का एक अधिकारी होता था। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ये दिखेगा नहीं आपको, इकाई में लिखूंगा जो, तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे हम नगरीय प्रशासन की चर्चा करते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये मौर्य प्रशासन को हमें इसी चार्ट के माध्यम से एक साथ समझना है। देखो, जिस तरह प्रांत 5 प्रांतों में बटा हुआ था, ऐसे ही नगर मंडल में, इसमें मंडल का एक मंडली थी, जिसमें कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य। तो नगर प्रशासन एक मंडल में बटा हुआ था, और ये मंडल 30 सदस्यों का होता था। अरे 30, ये मंडल किसमें बटे हुए थे? ये मंडल बटे हुए थे 6 समितियों में। कितने? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 समितियां थी। तो मंडल किसमें बटे हुए थे? यहां लिखता हूं, इसको थोड़ा छोटा। देखो, नगर किसमें बटा हुआ था? मंडल में। अब मंडल में कितने सदस्य थे? 30। और मंडल किसमें बटे हुए थे? समिति में। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। नगरीय प्रशासन मंडल में बटा हुआ था, मंडल में 30 सदस्य थे। और मंडल कितनी समितियों में बटा हुआ था? 6 समितियों में बटा हुआ था। प्रत्येक मतलब उस एक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। तो ये समितियां कैसे थी? जैसे प्रथम समिति, तो प्रथम समिति में 5 सदस्य होते थे, और कौन सा काम देखते थे? वो उद्योग का काम देखते थे, यानी उद्योग से संबंधित होती थी। फिर द्वितीय समिति में भी 5 सदस्य होते थे, और वो कौन सा काम देखती थी? विदेशों से आने वाले लोगों का लेखा जोखा ये समिति रखती थी। द्वितीय समिति यानी कहने का मतलब है प्रवासियों का लेखा जोखा ये रखती थी, विदेश से कितने आए कितने गए। फिर तृतीय समिति थी,
रक्त समिति, इसका काम था जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा, यानी कितने मरे कितने जन्म हुए, जोखा। फिर हम 4 नंबर पे यानी चौथी समिति आई, उसकी चर्चा करते हैं। वो थी कर वसूलने वाली, तब कर वसूलने वाली। कर वसूलती थी यानी कर लेती थी। फिर 5वीं समिति थी, वो जो विक्रय यानी जो वस्तुओं का लेन देन होता था, विक्रय की जांच करती थी, यानी आप उसमें कालाबाजारी तो नहीं कर रहे, ज्यादा रेट तो नहीं ले रहे, ऐसे 5वीं समिति देखती थी। फिर जो लास्ट समिति थी उसका हम कह सकते हैं कि वह वाणिज्य से संबंधित या व्यापार या वाणिज्य का काम देखती थी। तो ऐसे नगर प्रशासन जो होता था वो मंडल में बटा हुआ था। मंडल में 30 सदस्य होते थे और ये मंडल 6 समितियों में बटा हुआ था, जिसमें प्रत्येक एक समिति में 5 सदस्य होते थे। और ये समितियां ऐसी थी, प्रथम समिति उद्योग से संबंधित कार्य देखती थी, द्वितीय समिति विदेशों से आने वाले लोगों की लेखा जोखा रखती थी, फिर तृतीय समिति जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखती थी। जो चौथे नंबर की है वो कर लेती थी यानी कर वसूलती थी। और 5वीं समिति थी विक्रय यानी बाजार में मूल्यों का मूल्यों की कालाबाजारी यानी वस्तुओं की कालाबाजारी के लिए ये उत्तरदायी थी। फिर व्यापार वाणिज्य संबंधित थी एक समिति जो व्यापार वाणिज्य के कार्य देखती थी। ऐसे नगरीय प्रशासन मंडल में फिर मंडल समितियों में समितियां कितनी थी, 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ये तो था नगरीय प्रशासन। अब हम बात करते हैं सैन्य प्रशासन की, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो ले लिया होगा आपने। तो अब हम कहाँ आ गए, सैन्य प्रशासन पर। सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करें, सैन्य प्रशासन ये भी सेम 6 समितियां थी, उनमें बटा हुआ था। प्रत्येक समिति में इसमें भी 30 सदस्य यानी सेम नगरीय प्रशासन जैसा था। 6 समिति थी, उसके प्रत्येक समिति के 5 सदस्य हुआ करते थे। अब इसमें जो सेना का वर्गीकरण है यानी कह सकते हैं यहाँ पे हम सेना का वर्गीकरण, सेना का जो वर्गीकरण था वो हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि वहां की सेना कैसे विभक्ति। सबसे पहले तो पैदल सेना, फिर अश्व सेना, फिर अश्व सेना के बाद हाथी सेना, फिर हाथी सेना के बाद रथ सेना, फिर थी नौसेना। यानी इनका सेना का भी वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, 5 प्रकार से था। मौर्य प्रशासन की सेना का वर्गीकरण हम पैदल सेना में यानी जो सैनिक पैदल चलते थे, जो घोड़ों पे चलते थे वो अश्व सेना कहलाती थी, और जो हाथी पे चलते थे वो हाथी सेना कहलाती थी। जो रथों पे बैठे होते थे वो रथ सेना कहलाती थी। एक होता था नौसेना। तो ऐसे मौर्य प्रशासन में सैन्य व्यवस्था में 5 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, ये हमने लिखा। और सैन्य प्रशासन की देखरेख करने वाला एक अधिकारी होता था, तो यहाँ लिखता हूँ सैन्य प्रशासन की देख रेख के लिए
अंतपाल, मतलब उसका नाम था अंतपाल नाम का अधिकारी करता था। अंतपाल नाम का अधिकारी करता था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सैन्य प्रशासन, जो सैन्य प्रशासन का वर्गीकरण, तो हमने सैन्य प्रशासन का जो वर्गीकरण देखा वह सेना का 5 प्रकार से किया। पैदल सेना, आशु सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। इससे पहले हमने एक चीज बताई थी, जो सैन्य प्रशासन है वो भी 6 समितियों में था, यानी इसकी भी यहाँ लिख सकते हैं 6 समिति, 6 समितियों में विभक्त था, 6 समितियों में विभक्त था। तो हमने सेना का वर्गीकरण किया, तो सेना का वर्गीकरण 5 प्रकार से कर दिया। और सेना प्रशासन की देखरेख कौन करता था? अंतपाल नाम का एक अधिकारी करता था। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपने एक नाम सुना था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की पुस्तक है, मेगास्थनीज की के उसने इसका वर्णन किसमें किया? इंडिका, हमने पढ़ा था इंडिका। के अनुसार चंद्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ी विराट सेना थी। कहते उसके पास, चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सेना, पैदल, और 50,000 अश्व सेना, फिर 9,000 हाथी और 8,000 रथ की एक विराट सेना थी। एक विराट सेना थी। तो यहाँ हमने चंद्रगुप्त की जो सैन्य प्रशासन देखा, उसका उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तिका में मिलता है। उसने कहा कि इसके पास एक बहुत बड़ी विराट सेना थी। तो ये सैन्य प्रशासन हमने पढ़ लिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें हमने चंद्रगुप्त की सेना के एक विराट सेना का अध्ययन किया। 6 लाख तो पैदल सेना थी, 50,000 अश्व थे, 9,000 हाथी थे, 8,000 रथ थे, ऐसे विराट सेना थी उसके पास। फिर हमने इसका सेना का वर्गीकरण मौर्य प्रताप पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना के लिए किया। सैन्य प्रशासन की देखरेख कौन करता था? अंतपाल करता था। सैन्य प्रशासन की 6 समितियों में ही विभक्त था, ये हमने पढ़ा। फिर हम आते हैं न्याय प्रशासन पे। किस पे आते हैं? न्यायी प्रशासन पे। तो न्याय प्रशासन को हम पढ़ते हैं। वीडियो काफी लंबा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये प्रशासन हमें एक साथ ही पढ़ना था, तभी ये समझ में आएगा। इसका भी अब न्याय प्रशासन की बात करते हैं। जो न्याय प्रशासन था, न्याय प्रशासन था, तो न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था, यानी वहां का सम्राट होता था। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता? न्याय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा। अब इसमें एक और बात सामने मिलती है कि मतलब कौटिल्य को या विष्णु गुप्त को या चाणक्य को, तो यहाँ मैं कौटिल्य लिखता हूँ। कौटिल्य के अनुसार न्याय या कानून को इसको के 4 अंग। अब 4 अंग कौन कौन से थे? उनमें हम पढ़े चरित्र, पहला तो चरित्र है, फिर एक है धर्म हो गया, चरित्र, धर्म, इधर से फिर व्यवहार, प्रशासन, फिर प्रशासन,
ऐसे इसके कितने अंक थे? 4 अंक थे। कानून मतलब किसके अंतर्गत? कौटिल्य के अनुसार 4 अंक थे। अब वहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी, वहाँ की मौर्य प्रशासन थी, वो 2 प्रकार के न्यायालय वहाँ पर होते थे। एक तो एक को तो कहते हैं धर्मस्थ धर्मस्थीय न्यायालय एक होता था। धर्मस्थ न्यायालय एक होता था कंटक शोधक न्यायालय। कंटक शोधक न्यायालय एक तरह से ये दीवानी न्यायालय था। जो धर्मस्थ न्यायालय था वो दीवानी न्यायालय। और ये जो कंटक शोधक था ये फौजदारी न्यायालय था। फौजदारी न्यायालय था। तो इसमें हम कंटक शोधक में फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं और धर्मस्थय न्यायालय को हम दीवानी न्यायालय कह सकते हैं। इसमें किस तरह के मामले निपटान करते थे? धर्मस्थय में इसमें मारपीट, चोरी, डकैती, लूट आदि का निपटान इसमें होता था। यानी आदि मामले जो भी आते थे ये धर्मस्थय न्यायालय में ही आते थे। और इसमें जो न्याय करने वाले होते थे वो 3 अधिकारी थे। जैसे 3 तो जो न्याय करने वाले कह सकते न्यायाधीश, 3 तो अमात्य, 3 अमात्य और 3 ही व्यवहारिक व 3 व्यवहारिक। तो कह सकते हैं कि इनमें न्याय करने वाले यानी कहने का मतलब न्यायाधीश 3 तो अमात्य होते थे, 3 व्यवहारिक होते थे। और इसमें भी जो न्याय करने वाले होते थे वो तो 3 तो अमात्य और 3 प्रादेष्टी होते थे। 3 अमात्य और 3 प्रादेष्टी ये न्यायाधीश होते थे। एक और छोटी सी जानकारी है, मैं यहाँ लिखता हूँ ये न्यायालय में कि जो नगर न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे? व्यवहारिक। और एक जनपद न्यायालय जो जनपद न्यायालय को कहते थे राजयुक्त। तो ये हमने उनके न्याय प्रशासन के बारे में चर्चा की। एक बार मैं दोहरान करता हूँ कि जो मौर्य प्रशासन में न्याय प्रशासन व्यवस्था थी उसमें सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा होता था। सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। कौटिल्य के अनुसार कानून के कितने अंग बताए? 4। चरित्र, धर्म, व्यवहार और प्रशासन। जो मौर्य प्रशासन की न्याय व्यवस्था थी 2 प्रकार की थी। एक तो धर्मस्थय न्यायालय जिसको दीवानी न्यायालय भी कह सकते हैं। इसमें मारपीट, चोरी, डकैती, लूट आदि के मामले का निपटान होता था। और इसमें न्याय करने वाले जो अधिकारी, न्याय करने वाले यहाँ लिखता हूँ, अधिकारी दिखेगा नहीं, ये नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा मैं इसको अब आपको नजर आ जाएगा। न्याय अधिकारी 3 अमात्य वो 3 व्यवहारिक। अब फिर हमने पढ़ा कंटक शोधक के फौजदारी न्यायालय के, इसमें 3 अमात्य और 3 प्रादेशिक होते थे यानी न्याय अधिकारी होते थे। फिर हमने नगर न्यायालय में व्यवहारिक होता था और जनपद न्यायालय में कौन होता था?
राजयुग होता था। इस तरह हमने मौर्य प्रशासन को एक एक करके सभी को हमने चर्चा कर ली। एक आपको नोट लगा के लिखना है कि स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो नोट लगा के ये लिखना है कि चाणक्य ने राज्य के किसमें दिए, उसके द्वारा लिखी हुई थी अर्थशास्त्र। चाणक्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए, यानी राज्य के कितने सिद्धांत दिए, सप्तांग। यानी कहने का मतलब है चाणक्य कहना चाहता है कि राज्य के लिए 7 अंग जरूरी है। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला तो सबसे पहले हम बात करें सप्तांग सिद्धांत में, सबसे पहले हम बात करें तो उसमें आता है राजा। दूसरे नंबर की बात करें फिर आता है जनपद। तीसरे नंबर पे हम बात करें अमात्य। फिर चौथे नंबर पे हम बात करें फिर आएगा दुर्ग। फिर 5वें नंबर पे बात करें फिर आएगा कोष। फिर 6ठे नंबर पे आएगा सेना और फिर 7वें नंबर पे आएगा मित्र। यानी एक राज्य के लिए ये 7 तत्व या अंग होने बहुत जरूरी है। उसी को कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। अरे सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। तो ये हमने मौर्य प्रशासन के लिए सारी जानकारी पढ़ ली। अगला मौर्य प्रशासन यहाँ खत्म है। इसके बाद हम अगली चर्चा करेंगे शुंग वंश की, किस तरह वृद्धरथ को उसके सेनापति ने मारा और किस तरह वहां पे शुंग वंश की स्थापना होती है, ये पढ़ेंगे। अब इन चीजों को जो मैंने समझाया इनके नोट्स मैंने अपनी कॉपी में उतार रखे हैं, वो आपको मैं नोट करवा दूं तो आप इनको पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। देखो हमने आज चर्चा की मौर्य प्रशासन की, फिर हमने मौर्य प्रशासन में मौर्य प्रशासन का वर्गीकरण पढ़ा। फिर मौर्य प्रशासन का वर्गीकरण में हमने केंद्रीय प्रशासन को पढ़ा। फिर केंद्रीय प्रशासन के बाद हमने प्रांतीय शासन को पढ़ा। फिर प्रांतीय शासन के बाद हमने नगरीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन को पढ़ा। ये इसमें लिखा हुआ है, आप इनको नोट करके उतार सकते हैं। जब अगले वीडियो तक धन्यवाद।